हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग ब्लैक होल्स के डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, उसके गठन और विकास के बारे में देखेंगे, आखिर वो ब्लैक होल का विकास कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल के विचित्र चरित्र को देखते हुए लंबे समय से सवाल उठाया गया था कि क्या ऐसी वस्तु वास्तव में प्रकृति में मौजूद हो सकती है। क्या वे आइंस्टीन के समीकरणों के लिए केवल रोगात्मक समाधान है। आइंस्टीन ने खुद गलत तरीके से सोचा था कि ब्लैक होल नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी मानना था कि ढहते कोनों की कोणीय गति कुछ त्रिज्या पर उनके गति को स्थिर कर देगी। इसके सामान्य सापेक्षता समुदाय के कई वर्षों तक इसके विपरीत सभी परिणामों को खारिज करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सापेक्षवादियों ने एक अल्पसंख्यक ने एक दावा करके जारी की रखा कि ब्लैक होल भौतिक वस्तुएं थी, और 1960 के दशक के अंत तक उन्होंने क्षेत्र के अधिकांश शोधकर्ताओं को यह समझा दिया था कि इवेंट क्षितिज के निर्माण में कोई बाधा नहीं है। पेनरोज ने दिखाया कि एक बार जब एक घटना क्षितिज बनता है तो क्वांटम यांत्रिकी के बिना सामान्य सापेक्षता की आवश्यकता होती है और उसके भीतर एक विलक्षणता बनती है। इसके तुरंत बाद हॉकिंग ने दिखाया कि बिग बैंग का वर्णन करते वाले कई ब्रह्मांड संबंधी समाधान में स्केलर फील्ड एवं अन्य विदेशी पदार्थों के बिना विलक्षणताएं हैं। केयर समाधान नो हेयर फ्रेमाय और ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स के नियमों से पता चलता है कि ब्लैक होल के भौतिक गुण सरल और समझने योग्य थे, जिससे वे शोध के लिए सम्मानजनक विषय बन जाए। पारंपरिक ब्लैक होल तारों जैसे भारी वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण पतन से बनते हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में वे अन्य प्रक्रियाओं द्वारा भी बन सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण पतन तब होता है जब किसी वस्तु का आंतरिक दबाव वस्तु के अपने गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने के लिए अपर्याप्त होता है। तारों के लिए आमतौर पर या तो इसलिए होता है क्योंकि ये तारे के पास तारकीय न्यूक्लियो सिंथेसिस के माध्यम से अपना तापमान बनाए रखने के लिए बहुत कम ईंधन बचा होता है। इसलिए क्योंकि एक तारा जो स्थिर होता है उसे अतिरिक्त पदार्थ इस तरह से प्राप्त होते हैं जिससे उसका कोर तापमान नहीं बढ़ता है। किसी भी स्थिति में तारे का तापमान अब इतना अधिक नहीं होता है कि वो अपने वजन के नीचे ढहने से बच सके। पतन को तारों के घटकों के अपक्षयी दबाव द्वारा रोका जा सकता है, जिससे पदार्थ का संघनन एक विदेशी संघनन अवस्था में हो सकता है। परिणाम विभिन्न प्रकार के कॉम्पैक्ट स्टार में से एक है। कौन सा प्रकार बनता है एक मूल तारे के बचे हुए अवशेष के दरम्यान की बात करें तो इस पर भी निर्भर करता है। यदि बाहरी परतें उड़ गई तो अवशेष का दरम्यान ढह गई वस्तु को विस्फोटक से बच जाती है, मूल तारे की तुलना में काफ़ी कम हो सकती है। अधिक अवशेष उन तारों द्वारा निर्मित होने से जो पतन से पहले 20 मीटर की दायरे में थे। यदि अवशेष का दरम्यान ओपेनहेयर विल्कोवन सीमा से अधिक हो जाता है तो या तो उससे मूल तारा बहुत भारी था क्योंकि अवशेष ने विद्युत के पदार्थ के संचयन के माध्यम से अतिरिक्त दरम्यान एकत्र किया। न्यूट्रॉन का अपेक्ष दबाव भी पतन को रोकने के लिए अपर्याप्त। कोई भी ज्ञात तंत्र विस्फोटक को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। वस्तु अनिवार्य रूप से एक ब्लैक होल बनाने के लिए ढह जाएगी। भारी तारों के गुरुत्वाकर्षण पतन को तारकीय दरम्यान वाले ब्लैक होल के निर्माण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में तारा निर्माण के परिणाम स्वरूप बहुत बड़े तारे उत्पन्न होंगे, जिनमें पतन के बाद 10 तक के ब्लैक होल उत्पन्न होंगे। ये ब्लैक होल अधिकांशतः आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच हो सकते हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि 10 के विशिष्ट दरम्यान वाले विशाल ब्लैक होल युवा ब्रह्मांड गैस बादलों के सीधे पतन से बन सकता है। इन विशाल वस्तुओं के बीच के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो अंततः रेड शिफ्ट में पहले ही देखे जा रहे हैं, शुरुआती क्वांसर का निर्माण करते हैं। युवा ब्रह्मांड के अवलोकन में ऐसी वस्तुओं के कुछ उम्मीदवार पाए गए, जबकि गुरुत्वाकर्षण पतन के दौरान जारी की गई अधिकांश ऊर्जा बहुत तेजी से उत्सर्जित। एक बाहरी पर्यवेक्षक वास्तव में इस प्रक्रिया का अंत नहीं देख पाता, भले ही पतन में गिरते पदार्थ के संदर्भ फ्रेम के एक सीमित समय लगता है, लेकिन एक दूर का पर्यवेक्षक गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव के कारण गिरते पदार्थ को धीमी गति से और घटना क्षितिज के ठीक ऊपर रुकते हुए देखेगा। ढहते पदार्थ से प्रकाश को पर्यवेक्षक तक पहुंचने में अधिक से अधिक समय लगता है। घटना क्षितिज से बनने से ठीक पहले उत्सर्जित प्रकाश अंत समय तक देरी से आता है। इस प्रकार बाहरी पर्यवेक्षक कभी भी घटना क्षितिज के गठन को नहीं देख पाता। इसके बजाय ढहता हुआ पदार्थ मंद होता है और तेजी से लाल शिफ्ट होता हुआ प्रतीत होता है।
अंततः फीका पड़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण पतन के लिए बहुत अधिक घनत्व की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड के वर्तमान युग में उच्च घनत्व केवल तारों में पाया जाता है, लेकिन बिग बैंग के तुरंत बाद प्रारंभिक ब्रह्मांड में घनत्व बहुत अधिक थे, जो संभवतः ब्लैक होल के निर्माण की अनुमति देते थे। उच्च घनत्व अकेले ब्लैक होल के निर्माण की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक समान द्रव्यमान वितरण द्रव्यमान को इकट्ठा नहीं करने देगा। आदिम ब्लैक होल के इतने घने माध्यम बनने के लिए प्रारंभिक घनत्व में गड़बड़ी होनी चाहिए, जो तब अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के तहत बढ़ सकती है। प्रारंभिक ब्रह्मांड के लिए विभिन्न मॉडल इन उतार चढ़ाव के पैमाने की अपनी भविष्यवाणियों के लिए व्यापक रूप में विभिन्न मॉडल प्लैंक द्रव्यमान से लेकर आकार में आदिम ब्लैक होल के निर्माण की भविष्यवाणी करता है। प्रारंभिक ब्रह्मांड अत्यंत संघन होने के बावजूद बिग बैंग के दौरान एक ब्लैक होल में फिर से नहीं सिमटा, क्योंकि विस्तार दर आकर्षण से अधिक। मुद्रास्फीति सिद्धांत के अनुसार मुद्रास्फीति के अंत तक शुरुआत में शुद्ध प्रतिकर्षी गुरुत्वाकर्षण था। तब से ब्रह्मांड के ऊर्जा घनत्व द्वारा हबल प्रवाह धीमा हो गया था। अपेक्षाकृत स्थिर आकार की वस्तुएं जैसे कि सितारों के गुरुत्वाकर्षण पतन के मॉडल जारी नहीं की। इस तरह तेजी से विस्तार करने वाले अंतरिक्ष जैसे कि बिग बैंग पर लागू हो। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण पतन एकमात्र ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो ब्लैक होल टोल बना सकती है। सिद्धांत रूप में ब्लैक होल उच्च ऊर्जा टकराव से बन सकते हैं जो पर्याप्त घनत्व प्राप्त करते हैं। 2002 तक कण त्वरक प्रयोगों में द्रव्यमान संतुलन की कमी के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई घटनाएं देखी गई है। इससे पता चलता है कि ब्लैक होल के द्रव्यमान की एक निचली सीमा होनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से यह सीमा प्लैंक द्रव्यमान के आसपास होने की उम्मीद है, जहां क्वांटम सिद्धांतों से समान सापेक्षता की भविष्यवाणी को अमान्य करने की उम्मीद है। इससे ब्लैक होल का निर्माण पृथ्वी या उसके आसपास होने वाले किसी भी उच्च ऊर्जा प्रक्रिया की पहुंच से बाहर हो जाएगा। हालांकि क्वांटम गुरुत्वाकर्षण में कुछ विकासों से पता चलता है कि न्यूनतम ब्लैक होल द्रव्यमान बहुत कम हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ बेरेनवोल्ट परिदर्श सीमा को कम से कम रखते हैं। इससे यह संभव हो सकता है कि उच्च ऊर्जा टकराव में सूक्ष्म ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है। तब होता है जब ब्रह्मांडीय किरणों पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है। संभवतः CERN में बड़े हेड्रॉन कोलाइडर में यह सिद्धांत बहुत ही काल्पनिक है, और इन प्रक्रियाओं में ब्लैक होल का निर्माण कई विशेषज्ञों द्वारा असंभव माना जाता है। भले ही सूक्ष्म ब्लैक होल बन सके, लेकिन उम्मीद है कि लगभग 10 वाष्पित हो जाएंगे, जिससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। एक बार ब्लैक होल बनने के बाद यह अतिरिक्त पदार्थ को अवशोषित करना के बढ़ना जारी रख सकता है। कोई भी ब्लैक होल अपने आसपास से लगातार गैस और इंटरस्टेलर धूल को अवशोषित कर सकता है। यह वृद्धि प्रक्रिया एक संभावित तरीका है जिसके माध्यम से कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल बन सकते हैं। हालांकि सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण अभी भी अनुसंधान का एक खुला क्षेत्र है। गोलाकार समूहों में पाए जाने वाले मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के निर्माण के लिए एक समान प्रक्रिया का सुझाव दिया गया। ब्लैक होल अन्य वस्तुओं जैसे सितारों या यहाँ तक कि अन्य ब्लैक होल के साथ ही विलय कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह महत्वपूर्ण रहा है, खासकर सुपरमैसिव ब्लैक होल के शुरुआती विकास जो कई छोटी वस्तुओं के एकत्रीकरण से बन सकते हैं। 1974 में हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, बल्कि तापमान पर छोटी मात्रा में थर्मल विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार को हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। एक स्थिर ब्लैक होल की पृष्ठभूमि में क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत को लागू करके उनके निर्धारित किया। एक ब्लैक होल को ऐसे कई कणों का उत्सर्जन करना चाहिए जो एक आदर्श ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करे। हॉकिंग के प्रकाशन के बाद से कई अन्य लोगों ने विभिन्न तरीकों से परिणाम को सत्यापित किया। यदि हॉकिंग का ब्लैक होल विकिरण का सिद्धांत सही है तो समय के साथ ब्लैक होल के सिकुड़ने और वाष्पित होने की उम्मीद है, क्योंकि वो फोटोन और अन्य कणों के उत्सर्जन से द्रव्यमान खो जाते हैं। एक तारकीय ब्लैक होल का हॉकिंग तापमान नॉन केल्विन होता है। एक कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन के 2.7 के तापमान के साथ बहुत कम है। तारकीय दरम्यान या बड़े ब्लैक कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड में हॉकिंग विकिरण के माध्यम से उत्सर्जित द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार सिकुड़ने के बजाय 2.7 के से बड़ा हॉकिंग तापमान होने के लिए एक ब्लैक होल को चंद्रमा से कम द्रव्यमान की आवश्यकता है। ऐसे ब्लैक होल एक व्यास 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से से भी कम होता है। अगर ब्लैक होल बहुत छोटा है तो विकिरण प्रभाव बहुत मजबूत होने की उम्मीद। एक कार के दरम्यान वाले ब्लैक होल का व्यास लगभग 10 मीटर होगा और वाष्पित होने में नैनोसेकंड लगे, जिसके दौरान यह सूर्य की तुलना में 200 गुना अधिक चमकीला होगा।
कम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल और भी तेजी से वाष्पित होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान वाले ब्लैक होल पूरी तरह से वाष्पित होने में 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा। ऐसे छोटे ब्लैक होल के लिए क्वांटम गुरुत्व प्रभाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद थी और सैद्धांतिक रूप से ऐसे छोटे ब्लैक होल को स्थिर बना सकता है। हालांकि क्वांटम गुरुत्व में वर्तमान विकास या संकेत नहीं देता है। यह मामला है। खगोलीय ब्लैक होल के लिए हॉकिंग विकिरण बहुत कमजोर होने का अनुमान है और इस प्रकार पृथ्वी से पता लगाना अत्यधिक कठिन होगा। हालांकि एक संभावित अपवाद आदिम ब्लैक होल के वाष्पीकरण के अंतिम चरण में उत्सर्जित गामा किरणों का विस्फोट है। इस तरह की चमक की खोज असफल साबित हुई और कम द्रव्यमान वाले आदिम ब्लैक होल के अस्तित्व की संभावना पर कठोर सीमाएं प्रदान करती। 2008 में लॉन्च किया गया नासा का फॉर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप इस चमक की खोज जारी रखेगा। वर्षों की अवधि में वाष्पित हो जाएगा। एक बार जब ब्रह्मांडीय माइक्रो पृष्ठभूमि का तापमान ब्लैक होल के तापमान से नीचे चला जाता है। 10 द्रव्यमान वाला एक सुपरमैसिव ब्लैक होल लगभग वर्षों से वाष्पित हो जाएगा। ब्रह्मांड में कुछ राक्षस ब्लैक होल के बारे में भविष्यवाणी की गई। वे संभवतः 10 तक बढ़ते रहेंगे। आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर के पतन के दौरान यहाँ तक कि भी वर्षों तक के समय के पैमाने पर वाष्पित हो जाएंगे। तो ये थे आपके डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक होल से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।